जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को, जो कि डी फार्मा E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए होने वाली है। आज हम केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बंध यानी कि केमिकल बॉन्ड। आपके केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से एग्जाम में आपके 2 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और गंभीरता से समझते हुए चलिएगा। आपको हर एक क्वेश्चन समझाते हुए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट भी आज हम करने वाले हैं। तो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि SiH4 अणु के लिए असत्य कथन कौन सा है। तो SiH4 जो है ये अणु का संरचना कुछ इस प्रकार से बनता है। Si जो ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। एक हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ा होता है, दूसरा हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ा होता है और इसका जो संरचना होता है वो कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है और आपके हाइड्रोजन 4 परमाणु हाइड्रोजन के इस प्रकार जुड़े होते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये आपका चतुष्फलकी संस्करण कहलाता है, जो कि आपके अणु जो है हाइड्रोजन के ये 4 प्रकार जुड़े हुए हैं। और दोस्तों ये आपका सिग्मा बंध भी कहलाता है। सिग्मा बंध और पाई बंध ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्ड के चैप्टर में। दोस्तों सिग्मा और पाई बंध आपने पढ़ा होगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सिग्मा बंध और पाई बंध में कौन सा बंध ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपका जो सिग्मा बंध होता है ये कठोर बंध माना जाता है, बल्कि इसके अकॉर्डिंग जो पाई बंध होता है, पाई बंध इससे दुर्बल होता है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर पूछता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा, दूसरा भी हमारा ये करेक्ट होगा क्योंकि ये सिग्मा बंध का ही स्ट्रक्चर है। इसी के साथ साथ जो है स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ये 2 हाइड्रोजन बंधों के बीच जो कोण होता है वो 109 डिग्री यानी कि 9 डिग्री एंड 28 मिनट्स का कोण ये बनाता है। ये जो कोण है ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाता है। और इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हैं यानी कि 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन के युग्म, दोस्तों ये जो है ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो बंध बन रहा था ये आपका चतुष्फलकी संस्करण और सिग्मा बंध का ये स्ट्रक्चर था। तो इसमें 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कोई यूज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विद्युत संयोजी बंध होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी बंध कौन सा होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन मेरे को बताना है। तो दोस्तों जो NaCl होता है इसका यूज हम आप जानते होंगे। इसका यूज हम यानी कि Na जो Cl इसका फार्मूला होता है, इसमें सोडियम जो होता है पॉजिटिव होता है और जो क्लोरीन होता है ये माइनस होता है। इसका यूज हम रासायनिक विलयनों में हम इसका विद्युत अपघटनी में भी यूज करते हैं। तो ये आपका एक विद्युत संयोजी बंध होगा। आपने अपनी इंटरमीडिएट की क्लास में पढ़ा होगा। तो इस प्रश्न का 1 मिनट में नहीं लगेगा आपको इसका आंसर देने में। तो ये जो है NaCl ये आपका विद्युत संयोजी बंध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध होते हैं। दोस्तों ये आपका पूरा चैप्टर ही है केमिकल बॉन्ड पे रिलेटेड, तो आपके बॉन्ड से ही क्वेश्चन इसमें आएंगे और अधिकतर प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है और NH4Cl में निम्न प्रकार के बंध संयोजित होते हैं। दोस्तों NH4Cl में हम विद्युत संयोजी बंध और सहसंयोजी बंध, इसके साथ ही उप सहसंयोजी बंध, तीनों बंध देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा LiO2 तथा CaF2 में क्रमशः किस प्रकार के बंध हैं। दोस्तों LiO2 यानी कि लिथियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड में क्रमशः हमें आयनिक और अनायनिक दोनों प्रकार के बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक बॉन्ड का बनना क्या है। दोस्तों आयनिक बंध का बनना हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें दिया हुआ है और चारों ऑप्शन में से इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा ए यानी कि ऊष्माक्षेपी क्रिया। आयनिक बंध बनाने के लिए ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया की जाती है। दोस्तों अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, इसमें ऊष्माक्षेपी होती है और एक ऊष्माशोषी है। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है उसे आप ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वहीं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण न हो बल्कि ऊष्मा का उत्पादन हो
तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है छठा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण प्रक्रम कौन सा है? छठा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि ऊष्मा शोषी क्रिया। नेक्स्ट क्रिया है क्वेश्चन सातवां, अमोनिया से अमोनियम आयनन के बनने में NH3 तथा H के बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, उप सहसंयोजी बंध, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपको याद करने होंगे क्योंकि इसका कोई भी ट्रिक नहीं है और न ही कोई इसका फार्मूला है कि इसे आप सॉल्व कर सकें। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है? तो दोस्तों इसमें जो फ्लोरीन है, यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ये आपका इलेक्ट्रॉन ग्राही का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ये हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नौवां क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य अधिकतम सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पिछले एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है ये। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसंयोजी यौगिकों में दो परमाणुओं के मध्य जो बंध अधिकतम बंध होता है वो सहसंयोजी बंधों की संख्या 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा बंध अध्रुवीय होता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अध्रुवीय बंध जो होता है वो होता है फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच, क्योंकि ये दोनों एक समान होते हैं और इन दोनों का जो बंध होता है वो आपका अध्रुवीय बंध होता है। बल्कि जो सोडियम और हाइड्रोजन का बंध हो गया, सॉरी सोडियम नहीं है ये, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बंध हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन का बंध हो गया, इसी के साथ साथ आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बंध हो गया यानी बॉन्ड हो गया, ये तीनों केमिकल बॉन्ड हैं, ये आपके बंध है होते हैं, ये ध्रुवीय प्रकार के बंध होते हैं। लेकिन जो ये फ्लोरीन से फ्लोरीन का जो बंध है ये आपका अध्रुवीय बॉन्ड कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको अध्रुवीय बॉन्ड ही पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां वाला, निम्न में से कौन सा अणु अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है 11th कि इसमें से कौन सा ऐसा अणु है जो कि अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? दोस्तों अपवाद नहीं है पूछा हुआ है इसमें है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका अपवाद नियम में नहीं आता है। अष्टक नियम जो है इसका अपवाद की श्रेणी में नहीं होता है। दोस्तों अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अष्टक नियम जो ये दिया गया था ये न्यूलैंड नाम के व्यक्ति थे। न्यूलैंड, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम ये आपने पढ़ा होगा, इन्होंने ही अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां है, निम्न में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? 12वां क्वेश्चन है और 12वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, इसका है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न हमारा है, CO का सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन सा होगा? 13वां क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसका सम इलेक्ट्रॉनिक आयन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 14वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील होता है? दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 14वां जो हमारा क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि C2H5OH। दोस्तों C2H5OH जो होता है ये आपका एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एथिल एल्कोहल का फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है और इसका फार्मूला जो होता है ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसको अगर याद होगा तो आप बहुत से इसके रासायनिक अभिक्रिया भी एग्जाम में दी जाती हैं, तो आप इस अभिक्रियाओं को भी आसानी से कर पाएंगे क्योंकि इसकी जो अभिक्रियाएं होती हैं वो काफ़ी आसान होती हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आपको H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला भी याद होना चाहिए। H2SO4 इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है और इसके साथ साथ आपको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये सब बेसिक्स फार्मूले हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए। इस सब एग्जाम में बेसिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक होता है? तो दोस्तों 15वां जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जो आपका पोटेशियम आयोडाइड है ये आपका इसका जो यौगिक आयनिक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि? दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फार्मूला होता है CCl4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्विध्रुवीय आघूर्ण शून्य होता है, इसका क्या कारण है?
तो दोस्तों इसका मेन जो कारण होगा वो होगा इसकी नियमित चतुर्भुजी संरचना। दोस्तों जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है, इसका जो CCl4 फार्मूला होता है, तो इसका जो बंध होता है यानी बॉन्ड होता है, ये चतुर्भुजी होती है क्योंकि CCl4 होता है और ये जो 4 है L4 यानी कि ये चारों तरफ से इसको चतुर्भुजी संरचना के रूप में घेरे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी जो संरचना होती है वो नियमित होती है यानी कि एक स्थिर संरचना होती है, इसीलिए इसे यही कारण है कि इसका जो द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है ये 0 के बराबर होता है यानी 0 होता है। हमारा आज का 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक में आयनिक सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आपको बता दें कि जो सोडियम साइनाइड होता है, जिसे कि आप NaC से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, तो NaC यानी कि सोडियम साइनाइड जो होता है, ये आपका ऐसा एक आयनिक बंध होता है जिसमें आपको आयनिक के साथ साथ सहसंयोजी और उप सहसंयोजी तीनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम आपको ये एग्जाम में प्रश्न जो है ये देखने को मिल सकता है। मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न ही हैं और आगे इनके आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से 90% तो नहीं लेकिन 50% क्वेश्चन आपके आते हैं। और 50% क्वेश्चन जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को 2-4 क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाते हैं एग्जाम देने, तो आपके 50% क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर अगर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर और ऑलरेडी हमारे चैनल पर आपको कई सारे मॉडल पेपर यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं। उन वीडियो को आप अवश्य देख लें और अपनी तैयारी को चेक कर लें। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण 0 होता है। तो दोस्तों 18वां जो हमारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि BF3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसका जो अणु का द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है ये 0 के बराबर होता है। 19वां क्वेश्चन हमारा है और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा, यानी कि आयनिक क्रिस्टल जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि। तो दोस्तों आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं ताकि सल्वेशन के कारण जल क्रिस्टल में अंतर आयनिक आकर्षण को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेथेनॉल तथा एथेनॉल पानी में मिश्रणीय है क्योंकि इसमें है। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 21वां जो हमारा पास क्वेश्चन है कि मेथेनॉल तथा एथेनॉल। दोस्तों एथेनॉल का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, एथिल एल्कोहल को ही एथेनॉल के नाम से जाना जाता है। वहीं मेथिल एल्कोहल जो होता है इसे हम मेथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो लास्ट वाला यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है ये आपका OH होता है। तो मेथेनॉल तथा एथेनॉल पानी में मिश्रणीय है, इसका जो कारण है ये है हाइड्रोजन बंध गुण। दोस्तों मेथेनॉल या एथेनॉल फार्मूला अगर दिखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है यानी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यही कारण है कि इसमें जो पानी में मिश्रणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड द्रव होता है जबकि दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं क्योंकि। इसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है HF अणु में हाइड्रोजन बंध होता है, बी दिया हुआ है F2 बहुत अधिक क्रियाशील होता है, सी है सभी हाइड्रोजन हाइलाइड में HF सबसे प्रबल अम्ल है, और डी है सभी हाइड्रोजन में फ्लोरीन परमाणु सबसे छोटा होता है। तो दोस्तों इसका कारण है ऑप्शन नंबर ए यानी कि HF अणु में हाइड्रोजन बंध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत संयोजकता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन सी हैं। दोस्तों विद्युत संयोजकता के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ जो है वो है आयनों पर कम आवेश तथा बड़ा धनायन तथा छोटा धनायन। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन हमारा है, KMnO4 में मैग्नीज की संयोजकता क्या होगी। 24वां जो हमारा प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7, यानी कि KMnO4 में मैग्नीज की जो संयोजकता होगी वो होगी आपकी 7। दोस्तों इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे। पर सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी फार्मूला दिया होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि KMnO4 यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पोटेशियम है इस पे आपका एक जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको मैग्नीज का निकालना ही है, तो मैग्नीज को यहाँ पे आप X मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का जो
इस पे आयन होता है वो -2 होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये आपको याद करना होगा क्योंकि इसका जो इस पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है। इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों इसमें आपको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे x को मान लिया है, इसको आप क्या करना है, आपको पोटेशियम से ही शुरू करना है, यानी कि आपको 1 करना है और प्लस माइनस के आपको ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पे x मान लेना है और प्लस ऑक्सीजन का जो आपका चार्ज है वो -2 है और ऑक्सीजन की संख्या है वो 4 परमाणु है। तो 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये चार्ज जो चिन्ह है वो माइनस हो जाएगा प्लस से। तो जब इसे आप माइनस करेंगे तो चलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस आपको 4 और दूना 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। आपको इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो x का मान आएगा वो आपका 7 आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का मान 7 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको कोई भी अगर यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला और आपको याद करना है उसका संयोजकता ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार आप उसकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारी आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक वितरण 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है, तो इस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आपको कुछ इस प्रकार का एक फार्मूला दिया होगा और आपने अपने इंटरमीडिएट के क्लास में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट की क्लास में आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा और इस टाइप के प्रश्नों को भी सॉल्व किया होगा। अगर आपको इस प्रकार का कोई प्रश्न दिया हो तो आप जानते हैं कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का क्रम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में 8 होते हैं, इसी प्रकार 2 8 18 होता है, 32 होता है, इस प्रकार होता है। तो इसको जब आप फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। इसके बाद जो दूसरे कक्षक में है दोनों कक्षक को हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। तीसरे कक्षक में आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके 2 2 4 यानी कि 4 हैं। दोस्तों जो आखिरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन आपकी संख्या होती है वही आपकी संयोजकता कहलाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी जो संयोजकता है वो 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सेम इसी प्रकार आप किसी भी अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनों का वितरण का क्रम दिया हुआ है तो आप आपका फार्मूला उसका निकाल के आप संयोजकता को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रश्न को आप ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा और इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करिएगा। और आज का 26वां क्वेश्चन है, जब धातु अधातु से संयोग करता है तब धातु में क्या होता है। दोस्तों इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जब धातु अधातु से संयोग करता है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन को ताकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है। वहीं अगर धातु धातु से ही संयोग करता है तो वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है ग्रहण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे अधातु और धातु का संयोग हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 27वां क्वेश्चन है, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का रासायनिक सूत्र। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है Ca2P2O7 है, तो पायरोफॉस्फेट का सूत्र क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है 27वां क्वेश्चन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है पर एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रश्न को से आप अब बस जान लीजिए कि पायरोफॉस्फेट का फार्मूला यानी सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का रासायनिक सूत्र तो यहाँ पे दिया हुआ है पर आपको यहाँ पे पूछा हुआ है तो फेरियम यहाँ पे कट गया है। फेरियम पायरोफॉस्फेट का सूत्र क्या होगा, तो आप जानते हैं फेरियम यानी कि आयरन का जो सूत्र होता है, आयरन को ही फेरियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे Fe4 × P2O7 का होल ट्वाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको आपको याद करना होगा और इसके आने के चांसेस कम है पर आ सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जब XA × YB सूत्र वाला एक आयनिक यौगिक जल में घोला जाता है तब प्राप्त आयन होंगे। तो दोस्तों आयन जो होंगे वो 2 यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह प्रजाति कौन सी है जो अचुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करती है। दोस्तों अचुंबकीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित नहीं करती है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, यानी कि 2 जो होते हैं इसमें आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके इस पे माइनस में होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज में होते हैं।
तो ये जो है ये अचुंबकीय प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा है, निम्न में से किस हैलाइड का गलनांक उच्चतम है? तो दोस्तों 31वां क्वेश्चन हमारा है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका जो NaFN सोडियम क्लोराइड जो है इसका हैलाइड गलनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अणुओं में एक्स की sp² संकरित अवस्था किसमें होगी? दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं ये है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें केंद्र परमाणु sp³ संकर कक्षकों को बंधुता में प्रयोग नहीं करती है? 33वां हमारा क्वेश्चन है और 33वां क्वेश्चन यानी 33 क्वेश्चन जो हमारा है ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 और निम्न में से सबसे अधिक द्विध्रुव आघूर्ण किसका होता है? तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा यौगिक अस्टर नियम का पालन नहीं करता है? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है यानी PCl5 जो है ये आपका अष्टक नियम का अनुपालन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36वां हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 36 हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मेथन का अणु आकृति में चतुष्फलकी होता है। बी दिया हुआ है P2O5 दो शीर्ष से जुड़े हुए पिरामिड की भांति लगता है। सी है निकेल टेट्राफ्लोराइड आकृति में वर्गीय समतलीय होता है। डी है एसिटिलीन का अणु रैखिक नहीं होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसिटिलीन का अणु रैखिक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 37 क्वेश्चन इज KFHF से संयोग करके KHF2 बनाता है, इस यौगिक में क्या है? तो 37 क्वेश्चन हमारा है और इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम पे प्लस आयन व H2HF2 पे ऋणात्मक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सहसंयोजी बंध रखता है? दोस्तों कभी कभी एग्जाम में आप प्रश्न नहीं पढ़ते हैं पूरा और यहाँ पे दिया होता है नहीं बंद रखता है, पर यहाँ पे दिया हुआ है बंद रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जर्मेनियम जो है ये सहसंयोजी बंध रखता है। ऑप्शन नंबर ए जर्मेनियम जो है इसको जी इसे लिखते हैं, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर 2p कक्षक की ऊर्जा है? तो दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर जो 2p कक्षक की ऊर्जा होगी वो होगी 2s कक्षक से अधिक। ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं यानी कि 2s कक्षक से अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन टेट्राक्लोराइड है एक। दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला जो होता है वो CCl4 होता है और ये क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये आपका अध्रुवीय अणु कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को अवश्य देख लें, आपके काफ़ी सारे डाउट्स उसमें क्लियर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कुल असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 41 क्वेश्चन एंड 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। H2SO4 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में कुल असहभाजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 20 होगी। दोस्तों वीडियो को हम थोड़ा फास्ट लेते चल रहे हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी तेज़ी से करा रहे हैं क्योंकि आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा ज़्यादा करा सकें, इसलिए हम प्रश्नों को तेज़ी से कराते हुए चल रहे हैं। 42वां हमारा क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में होते हैं? दोस्तों एस्टिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका CH3COOH, ये आपका एस्टिक अम्ल का फार्मूला होता है। और इसकी संरचना में इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या होते हैं? तो दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, एस्टिक अम्ल की इलेक्ट्रॉनिक संरचना में क्या होते हैं? तो एस्टिक अम्ल की संरचना में 8 युग्मित व 16 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर H2 अणु निम्न में से किसके द्वारा बनाते हैं? 43वां क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस N2 से अणु कक्षक की ऊर्जा न्यूनतम होगी? दोस्तों सिग्मा 2 सिग्मा एस जो है ऑप्शन नंबर सी जो है
सिग्मा टू एस बंद, इसकी जो N2 कक्षक से ऊर्जा होगी वो सबसे न्यूनतम होगी यानी कम होगी। 44वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन है 1, 2, 3 ट्राइसाइनोप्रोपीन में सिग्मा व पाई बंध की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों 1, 2, 3 ट्राइसाइनोप्रोपीन में सिग्मा व पाई बंध की जो संयुक्ता होगी यानी संख्या होगी वो आपकी 13 और 6 होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है एक यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, एकल बंध में कार्बन परमाणु की संख्या इसमें का संकरण होता है। तो दोस्तों 46वां क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी sp2sp²। 47वां क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है जब यौगिक में उपस्थित होते हैं हाइड्रोजन और अत्यधिक विद्युतात्मक परमाणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। PCl5 अणु निम्नलिखित संकरण का परिणाम है। PCl5 अणु दोस्तों 48वां क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी sp3d। ऑप्शन नंबर डी बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आपने अपनी इंटरमीडिएट कक्षा में पढ़े होंगे, इसलिए मैं इस प्रश्नों को तेजी से करा रहा हूँ, आप सबको ये प्रश्न आ रहे होंगे। 49वां क्वेश्चन हमारा है, सहसंयोजक अणुओं का क्रिस्टल संरचना में होने का कारण क्या होता है? दोस्तों सहसंयोजक अणुओं का क्रिस्टल संरचना में होने का कारण होता है आपका हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन को संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण BSEP और सिद्धांत के अनुसार उस अणु की संभव आकृति जिसके अनुसार परमाणु के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हो निम्न संख्या होगी। दोस्तों वो संख्या जो होगी वो होगी चतुष्फलकी होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार होता है और सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये सहसंयोजक ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिबाई इकाई है, डिबाई किसकी इकाई होती है? तो डिबाई जो है ये द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है यानी मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा द्विध्रुव आघाड़ यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बंध सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध के लिए उत्तरदायी होगा? 53वां हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा बंध सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध के लिए उत्तरदायी होता है? दोस्तों जो हमारा फ्लोरीन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये आपका सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन बंध के लिए उत्तरदायी कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अणु की आकृति भी प्रकार की होती है? तो 54वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपकी SO2 होती है ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है इसका जो अणु होता है वो भी एक प्रकार की होती है। यानी कि जो आप इसकी संरचना बनाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड की तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। यानी कि इसे जब आप बनाएंगे तो S आपका 1 हो जाएगा और आपका 2 बॉन्ड होता है यानी कि O उसमें होता है और कुछ इस प्रकार का होता है। ये आपका भी आकार का कुछ देखेंगे तो संरचना होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न होगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। 55वां क्वेश्चन हमारा है, H2O2 में 2 ऑक्सीजन परमाणु के मध्य होता है। दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे H2O2 दिया हुआ है जो कि आपका इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H2SO2 का जो आपका रासायनिक नाम होता है यानी केमिकल फार्मूला जो होता है ये आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है ये आपका कोई आबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों फाइनली ये था हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको डी फार्मा इंटेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जा रही है और वो भी बिना किसी चार्ज के। मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।